चैप्टर नेम लिखिए पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट रिलेशन, पादप जल संबंध, पादप जल संबंध। तो देखिए पादपों का जल के साथ क्या संबंध है। अपने को पता है कि एक पौधे के अंदर तना होता है और तने के नीचे क्या पाई जाती है, मूल पाई जाती है, जड़ पाई जाती है। इस मूल को, जिसका विकास किसके द्वारा होता है, मूलांकुर के द्वारा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक मूल के नाम से जानते हैं। और इसके पार्श्व में पेरीसाइकिल के द्वारा जो मूल निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्वीय मूलों के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़े थे मूल के क्षेत्र। अब मूल के कौन से क्षेत्र होते हैं, ये लास्ट वाला टिप वाला पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं मूल लोब। ठीक है, क्या कहते हैं, मूल लोब। और यहाँ एक क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती है, इसे नाम दिया था हमने विभज्योति क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद वाला जो पार्ट है, इसकी कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती है और इसे नाम दिया था दीर्घिकांड क्षेत्र। ठीक है, ये वाला पार्ट जहां से क्या निकलते हैं, मूल रोम निकलते हैं, इसे नाम क्या दे देंगे, मूल रोम क्षेत्र, या इसी का दूसरा नाम क्या है, परिपक्वन क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र में ये जो मूल रोम पाए जाते हैं, ये नीचे वाला पार्ट है, यहाँ मृदा है, और मृदा के अंदर क्या उपस्थित है, जल। कौन सा जल, कौन सा जल, एक होता है रासायनिक ग्राही जल, एक होता है आर्द्रता ग्राही जल, और एक होता है केशिका जल। किसे कहते हैं, केशिका जल। देखिए ये जो मिट्टी के कण होते हैं, इन कणों के बीच बीच में ये खाली जगह दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे पतली पतली नलिकाएं बनती है, और इन नलिकाओं को क्या कहते हैं, केश के समान व्यास होने के कारण, बालों के समान व्यास होने के कारण इन्हें क्या करेंगे, केशिका नली करेंगे। इन केशिका नलियों के अंदर जल भरा रहता है, और केशिका का एक सामान्य सिद्धांत होता है, अगर आपने बीकर के अंदर पानी डाला हुआ है और इस पानी के अंदर एक केशिका को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, पानी स्वतः ही ऊपर चढ़ने लग जाता है। ठीक है, वही थ्योरी यहाँ काम करेगी, पानी स्वतः ही क्या होगा, ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देगा। और केशिका नलियों में जो जल पाया जाता है, उस जल को कौन ग्रहण करेगा, मूल। ठीक है, कौन ग्रहण करेगा, मूल। जल किस में आया, मूल के अंदर है, और फिर जल किस में चला गया, तने के अंदर। और फिर अपने को पता है कि तने के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, पत्तियां पाई जाती है। ठीक है, तो जल कहाँ चला गया, पत्तियों के अंदर। ठीक है, जल कहाँ आ गया, पत्तियों। अब ये जल इन पत्तियों तक कहाँ से लेकर, जड़ से लेकर पत्तियों तक किस विधि के द्वारा पहुँचता है, किस क्रिया के द्वारा पहुँचता है, उसे हम बोलते हैं पादप जल संबंध। ठीक है, कौन सी क्रिया के द्वारा इस पादपों का इस जल के साथ संचरण क्रिया होती है, या जल पादपों के साथ किस प्रकार से संचरण करता है, स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए दो धारणाएं मुख्य रूप से उत्तरदायी है, एक होती है प्रासरण और दूसरी होती है विसरण। नाम सुना है आपने, प्रासरण और विसरण। बताइए प्रासरण क्या है और विसरण क्या है। सीधा ही हमारे पास कोई परफ्यूम है, उसको हमने स्प्रे किया, ऊपर से दबाया, स्ट्रेस किया, और स्ट्रेस करने के बाद उसकी खुशबू पूरे कमरे के अंदर फैल गई। अगरबत्ती हमने की, उसका धुआं पूरे कमरे के अंदर फैल गया। कौन सी क्रिया, विसरण। अर्थात ये क्या होता है, एक सामान्य वातावरण के अंदर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कणों का क्या है, प्रवाह है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक नाम आ जाएगा, कौन सा, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली ये क्या होती है, अर्ध का अर्थ क्या होगा, अर्ध, आधा। आधी तो ये पारगम्य है और आधी है पारगम्य। इसका मतलब ये नहीं कि एक पूरी झिल्ली है, इसका आधा पार्ट क्या है, पारगम्य, और आधा है पारगम्य, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस झिल्ली में से विलायक के अणु, देखिए विलयन जो होता है ना अपना, इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है विलायक और एक होता है विलयन। हमने
नमक या चीनी को कहाँ घोला है? जल के अंदर घोला है। जल के अंदर नमक या चीनी का विलयन तैयार किया, वो विलयन हो गया ना। अब बताइए यहाँ विलायक कौन है और विलय कौन है? जो घोलने वाला हो ना उसे हम क्या कह देंगे? विलायक कह देंगे। अर्थात जल यहाँ क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, और विलय यहाँ चीनी या शर्करा नमक जो भी पदार्थ हम घोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। अब यदि विलायक के अणु इस झिल्ली में से आर पार हो और विलय के न हो, कौन सी झिल्ली में से? अर्धपारगम्य झिल्ली में से, तो इसे हम क्या करेंगे? राष्ट्रीय कह देंगे। सिंपल सी कहानी है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होने वाला प्रवाह क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस पादप के अंदर कुछ ऐसी झिल्लियां प्रेजेंट है जो क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अपने को पता है कि प्लांट की संरचना में सेल पाई जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, और कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो इस झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ प्रवाहित होते हुए जल कहाँ तक पहुंच जाएगा? पत्तियों तक पहुंच जाएगा। इस घटना को कहा जाता है रसारोहण। रस का आरोहण, आरोहण कहते हैं ऊपर चढ़ने को। अब इस जल के अंदर केवल जल ही है क्या? केवल जल ही है, इसके साथ मिनरल भी है, खनिज लवण भी है। ठीक है, तो जल अपन ये नहीं कहेंगे कि जल के अणुओं का, जल तथा घुलित खनिज लवणों का कहाँ तक पहुंचना? पत्तियों तक पहुंचना क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। अब ये रसारोहण होता क्यों है? देखिए, ऊपर से पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में जल बाहर निकलता है, और बाहर निकलने की इस घटना को अपन क्या नाम देते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया वाष्पोत्सर्जन, चलती रहती है ये क्रिया। वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब जल ऊपर से बाहर निकल रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस जल पर क्या लगेगा? एक खिंचाव बल लगेगा नीचे से ऊपर की तरफ। नंबर 1 घटना, ऊपर जल की कमी आ रही है, नीचे जल अधिकता में है, क्योंकि ये मूलरोम लगातार अवशोषित करते रहते हैं। तो यहाँ जल अधिक है, ऊपर जल कम हो रहा है, तो फिर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ ये प्रवाह बना रहेगा। और तीसरा, ये जड़ों के अंदर एक दाब लगता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? मूल दाब, रूट प्रेशर के नाम से जानते हैं। मूल दाब, इस मूल दाब के कारण जल नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है। ठीक है, ये घटनाएं उत्तरदायी है किसके लिए? रसारोहण के लिए, जल का ऊपर की तरफ संचरण करने के लिए। दूसरी, यहाँ पे इस जड़ के अंदर भी क्या है? केशिका नली है, और इस केशिका नली में ये जल के अणु आ गए। तो ये जल के अणु आपस में भी तो बंधे हुए हैं, आपस में भी तो ये बंधे हुए रहते हैं। कौन से बल के द्वारा? संसंजक बल के द्वारा, संसंजन बल के द्वारा। तो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे हम संसंजन कहते हैं, और दो प्रकार के अणुओं के बीच लगता है तो उसे हम आसंजक के नाम से जानते हैं। तो ये संसंजक बल के द्वारा क्या बंधे हुए जल के अणु, जिसके कारण भी ये परत बीच में टूटती नहीं है, और लगातार एक नली के साथ जल के अणु ऊपर की तरफ अविरल बिना रुके गति करते रहते हैं। ठीक है, तो मूलदाब, वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव बल और संसंजन बल, ये तीनों परस्पर मिलकर क्या करेंगे? रसारोहण की क्रिया को प्रेरित करेंगे। और यह सिद्धांत किसने दिया था? डिक्सन तथा जोली ने दिया था। वाष्पोत्सर्जन, संसर्जन, तनाववाद या खिंचाववाद। कहानी क्लियर है? तो इस विधि के द्वारा जल लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए, जल को ही एक उत्तम विलायक क्यों कहते हैं? ध्रुवीय प्रकृति का होता है जल, साथ ही साथ इसमें सभी पदार्थों को घोलने की क्षमता पाई जाती है। एक उत्तम विलयन होता है, मतलब तरल होता है, इस कारण ये आसानी से अपने साथ कुछ अणुओं को, घटकों को घोलते हुए क्या करता है? ऊपर की तरफ जल के संचरण में सहायक होता है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं जल को एक विलायक बनाती है। ठीक है, अब कहानी समझ में आ गई जल का पादपों के साथ क्या संबंध है। अब देखिए, इसी जल का उपयोग करते हुए पौधे क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या निकलेगी? O2। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नीट एग्जाम के अंदर कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और वहां एक ऑप्शन ये भी दिया जाएगा CO2। अपना आंसर क्या आएगा? जल के अणु। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन बनती है किसके द्वारा बनती है? जल के अणुओं से बनती है। तो ये हो गया पादपों का जल के साथ संबंध। इस जल का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, श्वसन में करते हैं,
विभिन्न पदार्थों के संचरण में करते हैं। यहाँ कोई फूड बन रहा है, पत्तियों के अंदर भोजन का निर्माण हो रहा है, इस भोजन को नीचे तक तो पहुंचाना पड़ेगा, भोजन प्रत्येक भाग तक पहुंचाना पड़ेगा। यह क्रिया कौन करेगा? जल करेगा। ठीक है, तो जल का उपयोग पादपों के अंदर अनेक प्रकार से किया जाता है। तो ये पादपों का जल के साथ क्या हो गया? संबंध हो गया। क्लियर है? चलिए लिखिए इसमें, तो बिना हेडिंग डाले सीधे लिखिए, जल जीवित कोशिकाओं का, जल जीवित कोशिकाओं का, जीवित कोशिका एक प्रमुख घटक है। जल जीवित कोशिकाओं का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, जल नहीं होगा तो कोशिका सूख जाएगी और मृत हो जाएगी, क्योंकि जीव द्रव्य के अंदर लगभग 95% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, प्रमुख घटक है। जल जैविक क्रियाओं के लिए, जल जैविक क्रियाओं के लिए, जल जैविक क्रियाओं के लिए सर्वोत्तम विलायक है। जल जैविक क्रियाओं के लिए सर्वोत्तम विलायक है। क्यों सर्वोत्तम विलायक है? क्यों? क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जल एक उत्तम विलायक है क्यों? डैश लगा के कारण लिखिए इसके। ध्रुवीय प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या होती है? ध्रुवीय। अब ध्रुवीय प्रकृति किसे कहते हैं? क्या कहते किसे हैं? ध्रुवीय प्रकृति, पोलर, पोलर नेचर, ध्रुवीय प्रकृति के अणु कहते हैं ना, ध्रुवीय प्रकृति के अणु। तो ध्रुवीय प्रकृति है क्या ये? पोलरता कहते किसे? पोलरिटी, ध्रुवता किसे कहते हैं? जल के अणुओं का गमन किसी भी दिशा के अंदर हो सकता है। जल के अणुओं के अंदर OH आयन पाया जाता है, किस रूप में? क्षारीय रूप में। और हाइड्रोजन आयन किस रूप में होता है? अम्लीय रूप में। दोनों प्रकृति एक साथ है ना, इसे हम क्या कह देंगे? ध्रुवीय प्रकृति। तो जल की प्रकृति क्या है? ध्रुवीय। पहला कारण क्या है कि जल क्या है? ध्रुवीय अणु। ठीक है, जल की प्रकृति क्या होती है? ध्रुवीय होती है। अगला कारण लिखिए, हाइड्रोजन बंध उपस्थित। तो जल के अंदर H बॉन्ड पाया जाता है, जो आसानी के साथ किसी अन्य घटक के साथ अपना बंध बना सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित। सामान्य जो जल होता है इसका pH मान कितना होता है? 7। अगली प्रकृति लिखिए, 7 पे क्या होता है? 7 से कम अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षारीय होता है ना, तो जल की प्रकृति क्या होती है? उदासीन प्रकृति। अगला कारण लिखिए, उदासीन प्रकृति। pH मान क्या होता है? 7 होता है। उदासीन प्रकृति। फिर लिखिए, ये क्या है? सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल क्या है? सॉल्वेंट। सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक विलायक उसे कहते हैं जिसमें लगभग अधिकांश अणु घुल जाते हैं। ठीक है, फिर लिखिए, उच्च ससंजक तथा असंजक बल, उच्च ससंजक तथा असंजक बल। तो जल के अणु स्वयं के साथ तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, अन्य घटकों के साथ भी जुड़ जाते हैं। तो स्वयं के साथ जुड़ेंगे तो उसे हम क्या कर देंगे? ससंजक बल। और असंजक, जल के अणु भित्ति के साथ जुड़ रहे हैं या फिर किसी अन्य घटक के साथ जुड़ रहे हैं तो इसे हम असंजक बल कहते हैं। फिर लिखिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। अगला लिखिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उच्च घनत्व, उच्च घनत्व, उच्च घनत्व। अगला लिखिए, कम तापक्रम,
कम तापक्रम पर तीनों प्रावस्थाएं कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। कम तापक्रम पर तीनों प्रावस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस उपस्थित तो ये जल की कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो कि जल को एक सर्वोत्तम सॉल्वेंट बनाती है, विलायक बनाती है। क्लियर है? रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले से लिखिए, जीव द्रव्य का मुख्य घटक है जल। जीव द्रव्य का मुख्य घटक है। पादपों में जल द्वारा निम्न प्रमुख भौतिक रासायनिक विधियां संपन्न होती हैं। जल द्वारा निम्न प्रमुख भौतिक रासायनिक विधियां संपन्न होती हैं। भौतिक रासायनिक विधियां संपन्न होती हैं। अब अपने को इन विधियों के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी विधियां संपन्न होती हैं। तो लिखिए, कौन कौन सी विधियां होती है? पहली विधि कौन सी है? विसरण। ठीक है, नाम लिख लीजिए इनके, विसरण। पारगम्यता, आर पाने की क्षमता, परमिएबिलिटी। पारगम्यता। अगली विधि लिखिए, परासरण। फिर लिखिए जीव द्रव्य कुंचन। प्लाज्मोलाइसिस के नाम से इसे जानते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। और फिर लिखिए अंतः शोषण। इम्बिशिएशन, अंतः शोषण। तो देखिए, ये जो घटनाएं हैं, इन सभी घटनाओं का अस्तित्व जल के कारण है। ठीक है, जल के कारण इनका अस्तित्व है। तो इस चैप्टर में अपने बारी बारी से इन घटनाओं का अध्ययन करेंगे। अब यहीं से समझिए, पहले तो अपने को कुछ भी नहीं रटना है। विसरण हमने क्या परिभाषा दी है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अणुओं का प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो जल के अणु है, सोचिए जल के अणु है, अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो गया? विसरण। अगर बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है। ठीक है, पारगम्य तक से कहते हैं। झिल्ली तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है अपारगम्य, जिसमें से कोई अणु आर पार नहीं हो सकता। दूसरी होती है अर्धपारगम्य, जिसमें से विलायक के अणु तो आर पार हो सकते हैं लेकिन विलय के नहीं हो सकते। और तीसरी होती है अपारगम्य, अर्धपारगम्य। और तीसरी होती है परमिएबल, पारगम्य, जिसमें से सारे अणु क्या हो जाते हैं? आर पार हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पारगम्य। तो पारगम्यता झिल्ली के आर पार अणुओं के प्रवाह की क्षमता है। और पारगम्यता के आधार पर अपने पारगम्य और अपारगम्य क्वेश्चन पूछा जाता है। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों को कितने भागों में बांटते हैं? सिंपल सा याद रखना, सारे अणु आर पार हो रहे हैं, विलय और विलायक दोनों के अणु आर पार हो रहे हैं, तो क्या है? पारगम्य। कोई अणु आर पार नहीं हो रहा है तो क्या है? अपारगम्य। ग्लूकोज की बोतल के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है ना, किसका एग्जांपल है? अपारगम्य का। और जितनी भी झिल्लियां होती है ये अपने अर्धपारगम्य श्रेणी में आती है। फिर एक शब्द आएगा इसमें, चयनात्मक पारगम्य। नाम सुना होगा? वो प्रकार है चयनात्मक पारगम्य। किसे कहते हैं? देखिए, चयन
उपयोगी पदार्थों को ये पहचान लेती है कि ये पदार्थ तेरे काम का है, उसको तो अंदर आने देती है, और अनुपयोगी पदार्थ को अंदर नहीं आने देती, तो उसे हम क्या कह देंगे, चयनात्मक पारगम्य। तो जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है वो अर्ध पारगम्य भी है और चयनात्मक पारगम्य भी है। ठीक है, फिर प्रासरण, बस विसरण के बीच में क्या जोड़ दो, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ प्रवाह क्या कहलाता है, प्रासन कहलाता है। यहाँ ध्यान देना, आप बड़े विचलन में आओगे, बड़ा विचलित होगे, कहीं पे वो देगा विलय के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ प्रवाह है, और कहीं पे वो देगा विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ प्रवाह है, और कभी वो विलीन की सांद्रता जोड़ देगा, कभी वो विलीन की सांद्रता जोड़ देगा। तो ध्यान रखना, एक कोई भी विलीन होता है, इस विलीन के अंदर दो घटक होते हैं, पहला हो गया विलायक, क्या हो गया, विलायक, और दूसरा हो गया विलेय। अपने पास ये क्या है, ठीक है, और दूसरे बीकर के अंदर अपने पास क्या भरा हुआ है, शर्करा भरी हुई है। यहाँ शर्करा क्या है, विलेय, क्या है, विलेय, और जल क्या, विलायक है। बताइए किस में सांद्रता अधिक है, की सांद्रता अधिक है, और किसमें विलेय की सांद्रता, यहाँ जल प्लस शर्करा है, जल प्लस शर्करा है, तो इसमें तो शर्करा ही नहीं, तो इसमें ज्यादा सांद्रता किसकी, विलायक की है, विलायक की सांद्रता अधिक है, और विलेय की सांद्रता क्या है, कम है ना, कहानी समझ रहे हो। यहाँ बताइए, यहाँ विलेय की सांद्रता अधिक होगी, ठीक है, और विलायक की सांद्रता क्या होगी, कम होगी, कम होगी ना। अब हमने इसको जोड़ दिया किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, इनके बीच में क्या आ गई, अर्धपारगम्य झिल्ली आ गई। अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होने वाला प्रवाह ही क्या है, प्रासरण। अगर बीच में क्या हो, मान लेते हैं और इसको बी, तो बताइए जल का प्रवाह किस तरफ होगा, बी से ए की तरफ। सिंपल सी कहानी है। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, यहाँ विलेय की सांद्रता क्या है, कम है ना, और यहाँ विलेय की सांद्रता ज्यादा है, तो किस तरफ प्रवाह हो रहा है, विलेय की सांद्रता कम से अधिक की ओर विलायक के अणुओं का प्रवाह हो गया ना। तो यहाँ विलेय शब्द आ गया ना, तब तो कम से अधिक, और विलायक आ गया तब अधिक से कम। अपने को सिर्फ एक ही वर्ड पकड़ना है, विलायक। विलायक जल के लिए सामान्यतः काम में लिया जाता है शब्द। तो जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला प्रवाह प्रासरण कहलाता है। ठीक है, थिसिल कीप मेथड के द्वारा अपने इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। सेम ये की यही कहानी है। अपने एक बीकर लेंगे, इस बीकर के अंदर अपने एक थिसिल कीप लगाएंगे, इसके नीचे वाले भाग में यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली जोड़ेंगे और यहाँ शर्करा का घोल भर देंगे। अब जब उसके अंदर जाएंगे तो प्रासरण करते हैं। तो इस थिसिल कीप मेथड के द्वारा इस प्रयोग को अपने सिद्ध करते हैं। अब बताइए जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। कुंचन कहते हैं सिकुड़ने को। तो जीव द्रव्य का सिकुड़ना क्या है, जीव द्रव्य कुंचन है, सिंपल सा है। और जीव द्रव्य किसमें पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो देखिए, अगर एक कोशिका को, हमारे पास एक कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर शर्करा का गाढ़ा घोल भरा हुआ है एकदम, ठीक है, और हमने इसमें क्या छोड़ दी, एक कोशिका छोड़ दी। कोशिका में क्या है, जीव द्रव्य, ठीक है, ध्यान से देखिए, कोशिका में क्या है, जीव द्रव्य। अब यहाँ शर्करा का एकदम गाढ़ा घोल है, तो यहाँ सांद्रता अधिक है, यहाँ विलेय की सांद्रता अधिक है, और यहाँ विलायक की सांद्रता क्या है, कम है। कम है ना, इसके अंदर विलायक की सांद्रता ज्यादा है, इसके अंदर विलायक की सांद्रता, इसमें तो पूरा पानी भरा पड़ा है, जीव द्रव्य है 95% होता है। तो पानी अंदर से किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ, और ये कोशिका सिकुड़ जाएगी। इसे हम क्या कह देंगे, जीव द्रव्य कुंचन कह देंगे। ठीक है, क्लियर है। अगर दोबारा से इस कोशिका को यहाँ से निकाल कर किसमें डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, तो कोशिका दोबारा से फूल जाएगी, सफेद हो जाएगी। इसका उल्टा हो गया ना, तो कुंचन का उल्टा विकुंचन, कुंचन का उल्टा विकुंचन, उसे हम क्या कह देंगे, जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा यहीं से याद रखनी है। अंतः शोषण एक सिंपल सी क्रिया होती है। ठोस के अंदर जब जल को ग्रहण किया जाता है तो इसे हम क्या कह देंगे, अंतः शोषण कहते हैं। एग्जाम्पल बता सकते हो, नहीं नहीं नहीं, अपने बरसात के दिनों में खिड़की दरवाजों का
नमी अवशोषित करके फूल जाना, तो वहां लकड़ी क्या है, ठोस है, वो क्या अवशोषित कर रही है, जल। बड़ी चट्टानों को जब तोड़ा जाता है तो पता है कैसे तोड़ते हैं, उनके बीच के अंदर दरार पैदा करके लकड़ी के फच्चर लगा देते हैं, लकड़ी के वो छोटे टुकड़े उनके अंदर भर देते हैं और फिर उन पर लगातार पानी डालते हैं, पानी के कारण लकड़ी फूलेगी और चट्टान टूट जाएगी। ये भी किसका एग्जाम्पल है, अंतःशोषण का। बीज जो होते हैं सूखे होते हैं, अपने उनको बोते हैं, बोने के पश्चात वो क्या करेंगे, नमी अवशोषित करेंगे और प्रांकुर से तना निकल जाएगा और मूलांकुर से जड़ निकल जाएगी। वो नमी अवशोषित कर रहे हैं, ठोस है, शुष्क है, तो वो भी क्या है, अंतःशोषण है। ठीक है, तो ये अंतःशोषण की एग्जाम्पल होगी। तो ये अपनी क्रियाएं इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़नी है। क्लियर है? यहाँ से हेडिंग डाल लीजिए। पहला पॉइंट कौन सा, विसरण। विसरण विसरण परिभाषा लिखिए, पदार्थ। अब पदार्थ कौन सा हो सकता है भाई, पदार्थ कौन सा हो सकता है, पदार्थ हो सकता है ठोस, पदार्थ हो सकता है द्रव, या पदार्थ हो सकता है गैस। अब बताइए किस में सबसे ज्यादा होगा विसरण, गैस में होगा। सिंपल सा है, गैस के अणु क्या होते हैं, तेजी से गति करते हैं, फैलते हैं। पदार्थ ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठोस द्रव या गैस के अणुओं की, पदार्थ के अणुओं की अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, पदार्थ के अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाली गति को, होने वाली गति को विसरण कहते हैं। होने वाली गति को विसरण कहते हैं। क्लियर है परिभाषा? क्यों है, देखिए जो भी अणु होता है ना, उस अणु की स्वयं की क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, और इस गतिज ऊर्जा के कारण ये अणु गति करते हैं। ठीक है, और किसी वातावरण के अंदर दो क्लाइमेट है, एक के अंदर इनकी सांद्रता अधिक है, दूसरे के अंदर कम है, तो ये समान रूप से अपनी सांद्रता को बनाने का प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण ये अपनी गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हुए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करेंगे। धुआं कहीं पे बहुत ज्यादा है और दूसरी जगह नहीं है, तो वो धुआं बहुत ज्यादा वाली जो अवस्था होती है वहां से कम, जहां पे इसका वर्चस्व है उस तरफ गमन करता है ना। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर के पश्चात चारों तरफ एक समान फैल जाता है, तो एक समान होने की कोशिश करते हैं अणु, इसी कोशिश का रिजल्ट क्या निकलता है, विसरण। तो लिखिए, विसरण क्रिया, विसरण क्रिया अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होती है, क्योंकि अणु उपलब्ध स्थान में समान रूप से वितरित होने का, उपलब्ध स्थान में समान रूप से वितरित होने का प्रयत्न करते हैं, समान रूप से वितरित होने का प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो बताइए सबसे ज्यादा विसरण किस में होगा, गैस में, फिर और सबसे कम ठोस में। तो लिखिए, गैस में सर्वाधिक, गैस में सर्वाधिक, द्रव में उससे कम, द्रव में उससे कम तथा ठोस में सबसे कम विसरण होता है।
ठोस में सबसे कम विसरण होता है। तो ये होगी विसरण की परिभाषा, विसरण का कारण और विसरण की दर। गैस में सर्वाधिक, द्रव में उससे कम, ठोस में सबसे कम। अगला हेडिंग डालिए स्वतंत्र विसरण। स्वतंत्र विसरण, स्वतंत्र विसरण, इंडिपेंडेंस डिफ्यूजन। तो देखिए स्वतंत्र विसरण करते किसे, बताइए स्वतंत्र कौन होता है? स्वतंत्र होता कौन है? जिस पर किसी का दबाव ना हो, यही होता है ना। स्वतंत्र विसरण का ही प्रकार है, ठीक है। तो अब स्वतंत्र कौन होता है? जिस पर किसी का कोई प्रेशर ना हो, दबाव ना हो, अर्थात जो अन्य से क्या रहे, अप्रभावित रहे। यदि कोई अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ बिना किसी दूसरे अणु से प्रभावित हुए करता है, तो इस प्रकार के विसरण को क्या कह देंगे? स्वतंत्र विसरण। परिभाषा लिखिए, यदि किसी तंत्र में उपस्थित, यदि किसी तंत्र में उपस्थित, यदि किसी तंत्र में उपस्थित विभिन्न पदार्थों, यदि किसी तंत्र में उपस्थित विभिन्न पदार्थों का विसरण, विभिन्न पदार्थों का विसरण अपने ही अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करें, अपने ही अणुओं की सांद्रता पर, अपने ही अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करे, निर्भर करे तथा अन्य पदार्थ की उपस्थिति से अप्रभावित रहे, अन्य पदार्थ की उपस्थिति से अप्रभावित रहे, अन्य पदार्थ की उपस्थिति से अप्रभावित रहे, तो इसे स्वतंत्र विसरण कहते हैं। तो इसे स्वतंत्र विसरण कहते हैं। जैसे अगला लाइन से लिखिए, चीनी के सांद्र विलयन को, चीनी की सांद्र विलयन को शुद्ध जल के संपर्क में रखने पर शुद्ध जल के संपर्क में रखने पर चीनी के अणु किस तरफ गमन करेंगे बताइए, और जल के अणु किस तरफ गमन करेंगे? चीनी के यहां से तो जल के अणु जाएंगे और यहां से चीनी के, तो दोनों की गति क्या हो रही है? एक दूसरे से स्वतंत्र हो रही है, ठीक है। एक दूसरे की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संपर्क में रखने पर चीनी के अणु, चीनी के अणु शुद्ध जल की तरफ, शुद्ध जल की तरफ है तथा शुद्ध जल के अणु, शुद्ध जल के अणु चीनी के विलयन की तरफ गति करते हैं, चीनी की विलयन की तरफ गति करते हैं। अगले से लिखिए, इसी प्रकार, इसी प्रकार पादपों में, इसी प्रकार पादपों में O2, CO2 तथा जलवाष्प का विसरण, जलवाष्प का विसरण स्वयं की सांद्रता पर निर्भर करता है, स्वयं की सांद्रता पर निर्भर करता है।
तो एक दूसरे से स्वतंत्र है ना, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, साथ में श्वसन हो रहा है तो ऑक्सीजन अंदर भी तो आ रही है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 बाहर निकलती है और CO2 अंदर आती है, लेकिन श्वसन भी तो साथ में हो रहा है पादपों में, वहां क्या होगा, ऑक्सीजन ली जा रही है और CO2 निकल रही है, तो दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गति है ये क्या है, स्वतंत्र गति है। ठीक है, अगला इनसे लिखिए विसरण के उदाहरण। विसरण के उदाहरण बताइए, मैंने शुरुआत में बता दिए थे। तो एक बच्चा परफ्यूम लगा के आता है और पूरे कमरे के अंदर पता चल जाता है कि बच्चे ने परफ्यूम लगाई है। तो लिखिए उदाहरण, इत्र की खुशबू का, इत्र की खुशबू या अगरबत्ती के धुएं का, इत्र की खुशबू या अगरबत्ती के धुएं का पूरे कमरे में फैलना, पूरे कमरे में फैलना, पूरे कमरे में फैलना। अगला उदाहरण लिखिए, अमोनिया की खुली बोतल, अमोनिया की खुली बोतल, अमोनिया की बोतल की गंध पूरे कमरे में फैलना, पूरे कमरे में फैलना। अगला उदाहरण लिखिए, पानी में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालने पर, पानी में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालने पर, पानी में कॉपर सल्फेट के, क्या बोलते हैं इसे, नीला होता, तो रंग कैसा होगा, नीला। पानी में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालने पर पानी का रंग नीला होना, पानी का रंग नीला होना, पानी का रंग नीला होना। तो ये विसरण के क्या होगी, एग्जाम्पल होगी। ठीक है, तो लिखिए विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। बताइए कौन से कारक प्रभावित करेंगे। ठंड के अंदर खुशबू ज्यादा आती है या फिर गर्मी के अंदर, तो तापमान बढ़ाने पर विसरण बढ़ जाएगी। अणुओं की मतलब एक परफ्यूम ऐसी है जिसके अंदर अणु कम भरे हुए है और एक परफ्यूम ऐसी है जिसके भरे हुए है, तो कौन से में विसरण ज्यादा होगा, ज्यादा वाले में। तो अणुओं की सांद्रता अधिक होने पर बढ़ जाती है, ठोस के अंदर कम होता है, द्रव के अंदर उससे अधिक होता है और गैस के अंदर उससे अधिक होता है। तो ये अणुओं की प्रकृति भी विसरण की क्रिया को प्रभावित करती है। तो देखिए सांद्रता, घनत्व या फिर अणुओं की प्रकृति विसरण की दर को प्रभावित करती है। टेम्परेचर का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला कारक लिखिए प्रभावित करने वाला, तापमान। ताप बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे विसरण दर का मान भी बढ़ जाता है, जिससे विसरण दर का मान भी बढ़ जाता है। तो एक लाइन के अंदर लिखे तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, तापमान के समानुपाती है। ताप बढ़ाएंगे तो विसरण की दर बढ़ेगी और ताप कम करेंगे तो विसरण की दर कम होगी। ठीक है, तो लिख लीजिए विसरण की दर समानुपाती तापमान, विसरण की दर समानुपाती तापमान। अगला घटक लिखिए घनत्व, घनत्व। तो देखिए बल से कम होता है, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ क्या है, ठोस है, और जल क्या है, द्रव है। तो बताइए विसरण किस में ज्यादा हो, द्रव में।
विसरण किस में ज्यादा होगा? द्रव में। तो अधिक घनत्व वाले पदार्थ के अंदर ज्यादा है या कम वाले के अंदर? कम वाले के अंदर। तो विसरण की दर घनत्व की क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, तो लिखिए विसरण की दर पदार्थ के घनत्व की, विसरण की दर पदार्थ की घनत्व की वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात अधिक घनत्व वाली, गैस में विसरण कम तथा कम घनत्व वाली गैस में विसरण क्या होगा? ज्यादा होगा। एक लाइन में लिखना चाहे तो विसरण की दर समानुपाती 1/, घनत्व आ जाएगा। ठीक है, विसरण की दर समानुपाती 1/, वर्गमूल में डी कहते हैं डेंसिटी को, घनत्व को। ठीक है, विसरण की दर समानुपाती 1/, रूट घनत्व। ठीक है, अगला कारक लिखिए विसरण दाब की प्रवणता। विसरण दाब की प्रवणता कहते हैं बहने के गुण को। ठीक है, तो इसमें लिखिए अणु अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब वाले क्षेत्र की ओर विसरण दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। सिंपल सा है, दाब बढ़ेगा तो विसरण भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो एक लाइन के अंदर विसरण की दर समानुपाती क्या है? विसरण दाब के। ठीक है, दाब जहां ज्यादा होगा वहां पे विसरण अधिक होगा, और जहां दाब कम होगा वहां विसरण कम हो जाएगा। विसरण की दर समानुपाती विसरण दाब। क्लियर है? फिर बताइए अणुओं की सांद्रता अधिक होने पर विसरण अधिक होगा या कम होने पर? अधिक होने पर। तो अगला लिखिए अणुओं की सांद्रता। इसमें लिखिए अणुओं की सांद्रता अधिक होने पर विसरण अधिक तथा अणुओं की सांद्रता कम होने पर विसरण कम होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। विसरण की दर समानुपाती अणुओं की सांद्रता। विसरण की दर समानुपाती अणुओं की सांद्रता। विसरण की दर समानुपाती अणुओं की सांद्रता। बताइए अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होने पर विसरण अधिक होगा या कम होगा? अधिक होगा। तो अगला कारक लिखिए अणुओं की गतिज ऊर्जा। दस लगा के लिखिए विसरण की दर समानुपाती अणुओं की गतिज ऊर्जा। तो ये हो गए विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अपने को ध्यान रखना है कि तापमान
विसरण दाब, अणुओं की सांद्रता और गतिज ऊर्जा, ये चारों के चारों कारक क्या है, विसरण के समानुपाती है। अलग अलग याद मत रखना, तापमान, विसरण दाब, अणुओं की सांद्रता और गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विसरण की दर जो है, विसरण की दर समानुपाती क्या हो जाएगा, तापमान, विसरण दाब, सांद्रता और अणुओं की गतिज ऊर्जा। ये चारों घटक अगर अपन बढ़ाएंगे तो विसरण की दर भी बढ़ेगी, परंतु घनत्व बढ़ाएंगे तो विसरण की दर कम हो जाएगी। ठीक है, इसको अलग से याद रख लेना, घनत्व बढ़ाएंगे तो विसरण कम होगा, बाकी चारों घटक बढ़ाएंगे तो विसरण बढ़ जाएगा। हेडिंग डालिए विसरण का महत्व। लास्ट पॉइंट है विसरण के बारे में, विसरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, विसरण का महत्व। क्या महत्व है, विसरण के कारण ही पौधे ऑक्सीजन और CO2 ग्रहण करते हैं। खनिज लवणों का जो निष्क्रिय परिवहन होता है विसरण के कारण होता है। जड़ों तक पत्तियों जड़ों तक पदार्थों का परिवहन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ विसरण के द्वारा होता है। और हार्मोन का जो वितरण होता है ना, वो बनते कहीं पे हैं और पहुंचते कहीं पे, तो इसका वितरण भी विसरण पर निर्भर करता है। तो महत्व में लिखिए, वायुमंडल तथा पादपों के बीच, वायुमंडल तथा पादपों के बीच, वायुमंडल तथा पादपों के बीच, वायुमंडल तथा पादपों के बीच O2 व CO2 का गैसीय विनिमय, O2 व CO2 का गैसीय विनिमय ब्रैकेट में लिख लेना, श्वसन, श्वसन विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। अगला महत्व लिखिए, तो श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है, विसरण के द्वारा। ठीक है, O2 और CO2 का आदान प्रदान, बाकी अंदर वाली क्रिया नहीं। लिखिए वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल वाष्प का विसर्जन, जल वाष्प का विसर्जन मतलब पत्तियों से बाहर निकलना, वाष्प का विसर्जन विसरण विधि से होता है, विसरण विधि से होता है, विसरण विधि से होता है। अगला महत्व लिखिए, खनिज लवणों का निष्क्रिय अवशोषण, खनिज लवणों का निष्क्रिय अवशोषण। देखिए सक्रिय अपन आगे पढ़ेंगे, वहां ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो उल्टा हो जाएगा। खनिज लवणों का निष्क्रिय अवशोषण करने में सहायक, करने में सहायक, करने में सहायक। अगला महत्व लिखिए, खाद्य पदार्थों का पत्तियों से जड़ों तक, खाद्य पदार्थों का पत्तियों से, पत्तियों में भोजन बनता है ना, पत्तियों से जड़ों तक, खाद्य पदार्थों का पत्तियों से जड़ों तक संवहन, संवहन विसरण विधि से होता है, विसरण विधि से होता है। विसरण विधि से होता है। फिर लिखिए, पादपों में हार्मोन वितरण, पादपों में हार्मोन वितरण, हार्मोन वितरण विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। पादपों में हार्मोन वितरण विसरण द्वारा होता है। और लास्ट लिखिए, प्रासरण तथा अंतःचूषण, प्रासरण तथा अंतःचूषण विसरण पर आधारित है, विसरण पर आधारित है। ये लाइन समझ में आई? प्रासरण में क्या कर रहे हैं, अपने विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ प्रवाह कर रही है। तो यहाँ केवल अर्धपारगम्य में झिल्ली तो आ रही है, बाकी तो क्रिया सेम ही है। अगर अर्धपारगम्य हटा दे तो ये क्या हो जाएगा, विसरण। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला विसरण
प्राशन और अंतःशोषण में क्या करते हैं, अपने वो लकड़ी के गुटके के ऊपर पानी डालते हैं तो वो अवशोषित करने के कारण फूल जाता है, तो उसका प्रवाह भी कहाँ हो रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ ही तो हो रहा है ना। तो ये दोनों घटनाएं भी किस पर आधारित है, विसरण पर। तो ये पहला अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, विसरण। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, विसरण किसे कहते हैं, विसरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं तथा विसरण की उपयोगिता या महत्व स्पष्ट कीजिए। क्लियर है, पूछना कुछ, आज के लिए इतना।